नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं पंचायती ज्ञान। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन कहे, उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला है, इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। यह कथन है चिंतामणि के बारे में शुक्ल जी का, और यह जो मैंने कथन लिए हैं ये रीति ग्रंथकार नाम से एक चैप्टर है हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में, प्रकरण 2 में, उसी से लिए हैं मैंने। अगला है, कविता इनकी साधारणता अच्छी होती थी, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त थी, और यह कथन बेनी बंदीजन के बारे में है। अगला है, वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं, और यह महाराजा जसवंत सिंह के बारे में है। अगला है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं हुआ, और यह बिहारी सतसई के बारे में है। अगला है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यह कथन है बिहारी सतसई के बारे में। अगला है, इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़े हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यह कथन भी बिहारी सतसई के बारे में है। अगला है, मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुँचता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगला है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, यह कथन भी बिहारी सतसई के बारे में है। अगला है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह बिहारी के बारे में है। अलंकारों की योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। और एक ये वाला कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। एक बार आप पेन कॉपी लेकर लिख लीजिए, ये आपके लिए बहुत काम आएंगे बाद में। अगला है, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती है, नीचे ही रह जाती है। यह कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाग्वैदग्ध्य है। ये कथन बिहारी के बारे में सारे। अब अगला है, जो पद्य इनके मिलते हैं उनसे ये बड़ी सरस कल्पना के भावुक कवि जान पड़ते हैं। भाषा इनकी बड़ी ही स्वाभाविक है, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। ये दोनों कथन मंडन के बारे में है। अगला है, इनकी भाषा की इनकी रचना की जो विशेषता है सबसे बड़ी, उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है, ना तो उसमें भावों की कृत्रिमता है न भाषा की। अगला है, इनका सच्चा कवि हृदय था, और ये जो कथन है ये मतीराम के बारे में तीनों। एक अगला है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में इनके जैसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। इसके दो कथन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो यह है कि इनका सच्चा कवि हृदय था, और दूसरा है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में इनके जैसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। अगला है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। और अगला है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे, और जिस रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बरकरार रहेगी, ये बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। और यह तीनों कथन भूषण के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। इसके बाद ये ब्रजमंडल के कवि थे, अतः इनको ब्रज की चलती भाषा पर अच्छा अधिकार होना ही चाहिए, और यह कथन कुलपति मिश्र के लिए है। अगला, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। यह कथन सुखदेव मिश्र के लिए है। अगला, ये आचार और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं, और यह कथन देव के बारे में है। अगला है, कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी। यह खबू नहीं खूब होगा, पर उनके सम्यक स्फूर्ण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई। यह कथन देव के बारे में है। अगला है, श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। श्रीपति के बारे में है। अगला है, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ, और यह कथन पद्माकर भट्ट के बारे में है। भाषा की ऐसी अनेक रूपता तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। पद्माकर भट्ट। अगला है, इनकी रचना की रमणीयता है ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर भट्ट के बारे में है। अगला, रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी है, और यह कथन गौल कवि के बारे में है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, और यह कथन घनानंद के बारे में है। दोस्तों, आप ये सब कथन एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चाहे जेएनयू का पेपर हो और चाहे नेट जेआरएफ का पेपर हो, हर जगह ये जो कथन है पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन्हें नोट डाउन करिए और आप बाद में रिवीजन करते रहिएगा। हो सकता है आपको बाद में वीडियो ना मिले, या हो सकता है
किसी भी कारण से आप इन नोट्स को ना पा पाएँ तो आप एक बार ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए और उन्हें अपने पास रखिएगा, जिससे ये आपके बाद में काम आ सकें। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।